हेलो एवरीवन। तो जस्ट अभी हमारे पास 15 to 20 मिनट्स हुए हैं और ये दो पेपर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, आपके पूरे। एंड तो उसको अब आपके पूरे 6 सेट आए हैं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पूरे सेट वगैरह रखे हुए हैं एंड ये रहे पूरे के पूरे सेट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सिमिलर जैसा आपका फिजिक्स का पेपर आया था, मतलब उसी टफ, मतलब वैसे ही टफ आपका वो वाला पेपर आने वाला है। यानी कि जो आपका ये क्या बोलते हैं कि ये केमिस्ट्री का पेपर है, मैं इसे दिखा नहीं सकता हूँ, प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ये आपके मैं इसका टोटल फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये 6 सेट आए हैं, ठीक है। पहले तो मैं उसी के हिसाब से PDF बना रहा था, इस हिसाब से कि आप लोगों को ऐसा देख सकते हो, ये चैप्टर वाइज टाइप सोच रहा था, लेकिन फिर ये यहाँ पर फाइनली ये किया है। यानी कि जो आपके सेट आए हैं, टोटल सेट आए हैं, तो उन सेट के अंदर से क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे जो कि आपके पूरे आने वाले हैं। ओके, तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रियल पेपर मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अब क्योंकि ये हमें पता चल गया है सेट आए हैं, 6 सेट हैं, 6 में से 3 A के हैं और 3 B के हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली पता होगा, आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि न दिखा सकता, इसलिए मैं फोल्डेड करके दिखा रहा हूँ कि आपको, ठीक है। इसमें अभी आपकी फ़िज़िक्स वगैरह की भी रखे हैं, देखो मैं फ़िज़िक्स का तो जैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका ये जो फ़िज़िक्स का रखा है, यहाँ पर कहीं ये तो जैसे आपको फ़िज़िक्स वगैरह का रहा, ठीक है। अब उन लोगों का ये कंडीशन है कि जैसा मैंने ये सेट देखे हैं पूरे, तो जैसा फ़िज़िक्स का पेपर है वैसे ही केमिस्ट्री का, उल्टा केमिस्ट्री का और टफ आने वाला है। इन ऑर्गेनिक उन लोगों ने मतलब नेक्स्ट लेवल पे दी है, तो वही क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करना है जो आपको आज की वीडियोस में बताए जाएं, एंड अच्छे से कंप्लीट करना है। और उसके बाद ये पूरे क्वेश्चंस आप लोगों के लिख लिए हैं, एंड 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट होते गए हैं एंड छोटे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। बस आपको लाइक करना है और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके यार शेयर करो, ठीक है, प्लीज़ शेयर करो। और YouTube पर सर्च करके वीडियो देखो प्लीज़, टॉपर सॉल्यूशन त्रैमासिक सामाजिक मतलब रसायन विज्ञान पेपर, ठीक है। सर्च करके देखते ही रहा करो, मतलब कभी ना कभी बस सर्च करते रहा करो कि रसायन विज्ञान टॉपर सॉल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पता नहीं सर्च टर्म क्यों लो दिख रहा है, अभी हमारा एंगेजिंग थोड़ा कम दिख रहा है, एंड आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आप लोगों को कर लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमारा है मूलरता एंड मूललता की इकाई सहित परिभाषा लिखी। आपका ये सेट A में है, क्वेश्चन नंबर 5 है कस अथवा वाला, ठीक है, ये वाला है। एंड ये हाँ अथवा ही में है ना, चलो देखते हैं। ये 3 सेट हैं तो 3 में से कोई भी आ सकता है आपका। एंड एक में आपका संचारण वाला है साहित्य, आई थिंक इतना ही कोई है। ओके, इसमें आपको करना है मूलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं, इसे M से व्यक्त करते हैं। मूललता 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं, इसे M से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एंड चलो फिर इसके बाद हेनरी का नियम भी देख लेते हैं। हेनरी का नियम, इसको उदाहरण से समझाना, आपको बहुत बड़ा नियम नहीं दिया जाएगा, पता आपकी ये जो प्रश्न बैंक है ना, यहाँ पर मैं आपकी प्रश्न बैंक भी दिखा देता हूँ, बहुत पेपर बेले जा रहे हैं। आपकी न्यू प्रश्न बैंक आप लोग बोल रहे थे कि ना न्यू प्रश्न बैंक भैया क्यों नहीं है, हमारे यहाँ नहीं आ रही, तो ये अलग से मंगवाई गई है आपकी। ये जो 2020 यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ 10 चैप्टर्स ही दिए गए हैं, देखना यहाँ पर, हाँ ये देखो यहाँ पर 10 पर एंड कर दिया है, मतलब जितने का डेट थे उसी के हिसाब से प्रश्न बैंक है। और उसके बाद आप लोगों की ये भी ली थी हमने, मतलब अभी तो लाए हैं यार, मतलब आज ही तो लाए हैं, ये बिल्कुल देखो फ्रेश न्यू, अभी पूरी अच्छे से खोली भी नहीं है। आज इसके पूरे नोट्स बन जाएंगे एंड फिर पूरे, क्योंकि हमें पेपर आ चुके थे, अभी तक पेपर नहीं आए थे। एंड उसके बाद ये और भी GPH वगैरह हैं बाकी, मतलब कि सॉरी प्रश्न बैंक हैं मैथ वगैरह की, तो वो भी कंप्लीट कर। और प्रश्न बैंक में क्या है कि क्वेश्चंस तो अच्छे हैं पर आंसर्स पता नहीं कैसे अजीब ही गरीब दिए गए हैं कि समझ ही में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेना हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव की विलेयता गैस का दाब का समानुपाती होता है। यहाँ पर ये जल दिया गया है और यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन दी गई है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है ये, ठीक है, यहाँ पर M प्रोपोर्शनल P, जहाँ M बराबर ये K आ जाएगा, जहाँ K क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि समानुपाती स्थिरांक, से स्थिरांक बोलते केमिस्ट्री में, ठीक है। हेनरी स्थिरांक के समानुपाती स्थिरांक, जहाँ पर ये P हो जाएगा गैस का दाब, M हो जाएगा हमारा घुली हुई गैस की मात्रा, एंड उसके बाद
यहाँ पर हमारा एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से कर लेना है 2 चैप्टर में, क्योंकि कोचिंग वगैरह में न्यूमेरिकल एंड साथ में क्या होता है ना, कोचिंग वगैरह में फिजिक्स में यही गलती हुई है ना, तो आपके क्वेश्चन आंसर वैसे कराए गए जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आने हैं। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत मतलब वैसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना कैमरा सही कर लें, ब्लर आ रहा थोड़ा, अब सही आ रहा है ना। चलो, भार इसमें 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो भार 120 ग्राम दिया गया, NaOH का अणुभार कितना है इसका देखेंगे। Na का होता है हमारा 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40 ग्राम मोल प्रति मोल। फिर उसके बाद विलयन का आयतन कितना दिया है 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 लीटर। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे विलय की मोलों की संख्या कितनी आई, यहाँ पर आई हमारी 120, हाँ, बटे में लिखेंगे हम अपना 40, यहाँ पर विलयन का आयतन 40, ठीक है। यहाँ और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई किसका करेंगे, 2 का करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा 3/2 आ जाएगा, यहाँ भी आंसर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मोल लिख देंगे, 1.5 मोल, इसको और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर हमारा होता है विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। विलयन को क्या बोलते हैं, गुण है के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि इसे हम डेफिनेशन बनाएंगे अणुसंख्यक गुणधर्म की। तो विलयन के गुण हैं जिन्हें विलय के कणों की संख्या पर निर्भर किया जाता है या करते हैं। आपको इसी के जैसे संधि विच्छेद के हिसाब से समझाए, ऐसा समझाते हैं जो आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद परासरण दाब, क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, उसके बाद वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। इन सब की डिटेल्ड डेफिनेशन भी पढ़ लेना है आपको। उसके बाद मूल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी विलयन में विलय या विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। मूल प्रभाज बराबर होता है n/n प्लस कैपिटल N। उसके बाद एक विलायक का मूल प्रभाज कैपिटल N अपॉन में आ जाएगा n प्लस n, जहाँ पर स्मॉल n हो जाएगा विलय के का मूल, कैपिटल N हो जाएगा विलायक का मूल। अब गाइस मैं फिर से एक बार बोलूँगा एंड कि आपको क्या करना है कि अच्छे से एक एक वीडियो को, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, फिर आप लोग वीडियोस में आके बोलोगे कि भैया हमारे क्वेश्चंस नहीं आए, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। देखो मैं न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ, जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर से बनने वाला न्यूमेरिकल था, ये आपका इसमें दिया गया है पेपर में। मैं दिखा सकता पेपर तो आपको ज़रूर दिखाता, लेकिन अब परमिशंस नहीं है यार, तो ऐसे ही देख लो। उसके बाद आता है हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। तो ये विलयन सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि आपको याद रख लेना, ये विलयन सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और ये विलयन सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इनके बनने पर आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इनके बनने में परिवर्तन होता है। विलायक और विलय को मिलाने पर ऊष्मीय परिवर्तन होता है, और इसमें विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ठीक है। इनकी एंथैल्पी में परिवर्तन लिख दोगे डेल H इक्वल टू 0, और इनकी एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है, मैं थोड़ा एक स्टूडेंट थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये एक दंतुर क्या होता, ऋणात्मक, ये सब, तो मैं उनके लिए ये लिखता रहा और समझा दिया था, ठीक है। तो उनको चाहिए था, बाकी आप लोगों के काम का लेकिन उतना काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखना है आपको कॉलरास का नियम तथा अनुप्रयोग, इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल भी आपको बड़ा रटना नहीं पड़ेगा, बस इतना सा है। किसी विद्युत अपघटी तन्यता पर मूलल चालकता के 2 मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें एक धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है। समझ आ गया। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी कर देता हूँ, ये यहाँ पर, ये इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे वो कर लेना। यहाँ पर और भी लिख देते हैं, ठीक है, ओके। तो कॉलरास का नियम, किसी विद्युत अपघटनी तन्यता पर मूलल चालकता 2 मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें एक धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है। उसके बाद हम लोग कैप लगाते हैं। इसके बाद अनुप्रयोग लिखना है, तो अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट में अनंत तनुता पर मूलल चालकता ज्ञात करना, वियोजन की मात्रा की गणना करना, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। इजी है, फिर से पढ़ लें।
ठीक है, ये इतने याद कर लो यार। वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, गणना करना, ठीक है, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना। इजी है, ठीक है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने पर प्रवृत्ति क्यों आती है? अब ऐसे क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना, कि ताप बढ़ाने पर ये क्यों होता है, कैसे होता है, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो आपके मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। आपने देख लिया ना फिजिक्स का पेपर कैसा आया, लिटरली पूरा एमपी हिल गया, ठीक है। कोचिंग्स वाले सब लोग बोल रहे थे कि अगर ऐसा पेपर आएगा तो स्टूडेंट्स का तो स्कोर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि ऐसा पेपर वार्षिक में थोड़ी ना आता है, आप लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है। हाँ, हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा था, लेकिन अगर आया तो बैंड बजने वाली है सभी की, इसलिए अभी से इन क्वेश्चंस की तैयारी करो। मैं आपको जैसे मुझे तो पता है सीबीएसई में कैसे पेपर्स आए हैं, मैंने दिया है, अब बहुत अच्छा स्कोर भी किया है 12th क्लास में, अबाउट 95% प्लस समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रॉक्स बता दे तो 97 रहा था इन सीबीएसई, ठीक है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने पर प्रवृत्ति का कारण गैसों का पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा अभी। गैसों के ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, गैस के द्रव में घुलना एवं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे साम्य वायु और विस्थापित होता है और विलयन में गैस से युक्त होती है, जैसे गैस प्लस विलायक, विलेय प्लस ऊष्मा, ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर अधिशोषण से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर जूम कर लें थोड़ी। हाँ, अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है, उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। विलयन की परिभाषा लिखिए। कितने प्रकार के विलयन संभव हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो विलयन कितने होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं, मैं आपको इसका पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे विलयन की परिभाषा लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन इसका देखो, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए, और ये ऐसे में पूछा जा सकता है, विलयन की परिभाषा लिखिए, कितने प्रकार के विलयन संभव है, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आपको कैसा करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं ये क्वेश्चन नहीं है आपका, रुकना एक सेकंड, यहाँ है यार, ये रहा, मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। विलयन किसे कहते हैं, अब आपका एमपी बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता था, विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कैसा आने वाला है, विलयन की परिभाषा लिखिए, कितने प्रकार के विलयन संभव है, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। सब यहाँ तक तो आप लोग लिख दोगे कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, इसके जितने भी, ठीक है, आपको वो लिख देना है, उसके में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा कौन कौन से विलयन होते हैं, फिर इधर पे देख लेते हैं। एक होता है सांद्र विलयन, ठीक है, वो आंसर, ये आंसर और साथ में ये आंसर, तीनों मिले हुए हैं। पहला होता है आपका सांद्र विलयन, ये विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अत्यधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस, पता, विलयन की परिभाषा लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। सांद्र विलयन, ये विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, अत्यधिक होती है, वो क्या होते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं, ठीक है। और जिसमें वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है, वो तनु विलयन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं असंतृप्त विलयन। इस प्रकार के विलायक में विलेय को विलयन में और घोला जा सकता है, विलयन में और घोला जा सकता है, ठीक है। और इधर पर आ जाएगा हमारा संतृप्त विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेय की और मात्रा को विलयन में नहीं घोला जा सकता, इसमें घोला जा सकता है, इसमें नहीं घोला जा सकता। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर NaCl, मतलब नमक और शक्कर, और इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट जल, ठीक है। इसके बाद आपको ये दोनों भी देख लेना है। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक और पॉइंट है अति संतृप्त विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलेयता बहुत अधिक मात्रा में घुली होती है, तो इसे बोलते हैं जैसे चाशनी, है ना, जैसे और ज़्यादा बड़ा घोल हो गया। उसके बाद हेनरी का विलेयता संबंधित नियम लिखिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब हेनरी का नियम तो बन जाता, लेकिन अब उनने क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा घुमा दिया है। इसी चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए हमें, पता, इसी चीज़ की। देखो, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर द्रव में एक निश्चित आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है।
m समानुपाती यहाँ पर बोल देंगे m प्रोपोर्शनल p, तो यहाँ पर n के स्थिरांक हो जाएगा, तो m आ जाएगा kp, ठीक है, n बराबर kp। ओके, समपराश्री विलयन किसे कहते हैं, ये आपका छठवें नंबर पे देखने मिलेगा 2 मार्क्स में। ये सब 2-2 नंबर के चल रहे हैं, पूरे सेट बताया जा रहा है आपको A और B, तो घबराना नहीं है, ठीक है, पूरे सेट के क्वेश्चन आंसर हैं। वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है समपराश्री विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली के पृथक करने पर परासरण नहीं होता है समपराश्री विलयन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पी वी बराबर पी डैश वी डैश, तो जहाँ पी बराबर पी डैश, वी बराबर वी डैश। उसके बाद विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, इनके घटक बताइए, ठीक है, विलयन के घटक बताइए, तो आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दिया है। वैसे आपको पेपर में तो यही पूछे जाएगा विलयन किसे कहते हैं, अगर आया ये कि इसके 2 घटक लिखिए, तो इसके घटक लिखिए 7, ठीक है, विलयन किसे कहते हैं और इसके घटक लिखिए, तो आप लोग लोगे विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलायक होते हैं वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं, विलायक कहलाते हैं। और विलेय में विलायक का वह घटक है जिसमें अल्प मात्रा में अत्यधिक होता है, विलेय कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा नॉर्मलता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता ही आता है। किसी विलयन की नॉर्मलता पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी की वह संख्या है जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, इसे n से दर्शाते हैं। तो n बराबर WB बटे EB इंटू 1000 बटे V। तो मूल प्रभाज आपका ऐसे ही हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। फिर यहाँ जैसे माना A और B घटक है जिनके मूलों की संख्या Na और Nb है। A का मूल प्रभाज XA बराबर NaNb हो जाएगा, B का मूल प्रभाज XB NB NaNb हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत अपघट। वे पदार्थ जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, वे विलयन जो विलयन व गलित अवस्था में आयन देते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें धारा प्रभावित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। संचारण किसे कहते हैं, वह जैसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे संचारण को हिंदी में समझाएं, संचारण वह अभिक्रिया जिसमें धातु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संचारण कहलाती है। समझ आया, नहीं आया ना। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये आपकी एक धातु है, इसे हमने अपने घर से, ये हमारा घर है, ये घर से बाहर रख दिया। अब ये धीमे धीमे नमी या अन्य रसायनों से, मतलब जो हमारे वातावरण की अन्य रसायन, इसमें धूल लग रही है, पानी, बारिश का पानी लग रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे इसमें जंग लगती जाती है और ये नष्ट होता जाता है। ये धातु है, ठीक है, धातु समझ लो। तो इसी को कहते हैं हम पढ़ते हैं वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया इसको बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें धातु की ऑक्सीजन, ये धातु है, धातु की ऑक्सीजन नमी, ठीक है, ऑक्सीजन नमी, जैसे ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा मिल रहा है, नमी यानी कि नमी समझते हो, या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा, मतलब धीरे धीरे ये घर से बाहर, अपन ने बाहर रख दिया घर से, जैसे छत पे अपन कोई धातु रखा है, वो बाहर की नमी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों की अभिक्रिया से धीमे धीरे वह नष्ट हो जाएगी, इसमें जंग लग जाएगी। तो यहाँ पर जैसे अपन लोग लिख देंगे लोहे पर जंग लगना, दही का मतलब, ठीक है, वो होना, तो उसमें लिख सकते लोहे पर जंग लगना ईजी है। तो समझ आ गया एग्जाम्पल के साथ, अगर अच्छा लगे तो मैं हर डेफिनेशन ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। अपघटन क्रिया को समझाइए। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं, जब अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन। जैसे Cu + H2 तो CuH2। इसका एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, उपचयन किसे कहते हैं। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस खत्म हुए, ठीक है। 1-2 अगर और बनते हैं मैं देख लूँगा, बाकी पेपर को उठा के 1-2 अगर और बनते हैं तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। बाकी इसके बाद अपन को 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ही प्रैक्टिस करना है। अब फिर अपन लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक पर जाना पड़ेगा एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी लेंगे, जैसे मानक हाइड्रोजन बड़े बड़े क्वेश्चंस में आ जाएगा, उसकी तैयारी और कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा ये ख़त्म हुआ। ये क्या है यार, ये क्या है, पास्ता, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मतलब जो भी है वीडियो बनाई,
तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है एंड मेरा नेट ख़त्म होने वाला है, तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। और वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लिखने में तो नहीं लेकिन ढूंढना, पेपर लाना। आज यहाँ पर गए थे, साथ में कुरकुरे लाए हैं। ओके, तो फाइनली द वीडियो इज़ एंड। आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय ऑल।